जय हिंद साथियों। समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का, सभी पाठकों का, दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं शशधर दुबे सामान्य हिंदी की कक्षाओं को लेकर के निरंतर ही आपसे जुड़ा ही रहा हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज की डेट में जो ये नव्य धारा श्रृंखला के अंतर्गत एक नई शुरुआत दी जा रही है, ये शुरुआत किस प्रकार से आपको आपकी सफलता के अंतिम छोर तक लेकर के जाएगी। यहाँ पर हम सामान्य हिंदी की अगर हम बातें करें तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप एक थंबनेल देख पा रहे होंगे, सामान्य हिंदी समसामयिक घटना चक्र की अभिनव प्रस्तुति के रूप में आपको दिख रही होगी। और इसमें हम लोग अगर आगे देखें तो आज की जो ये कक्षा है कहीं ना कहीं से परिचयात्मक ज्यादा है, और यहां पर जो तमाम सघन बातें होनी है वह भी आप तक पहुंचेंगी। लेकिन हम पहले ये तो बता दें कि किस तरीके से आपको चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आरओ की 2023 की जो परीक्षा है यह पुनर्परीक्षा के रूप में अब फिर से होगी। कई बार इस परीक्षाओं में बहुत सारे उहापोह की स्थितियां रही हैं, बहुत सारी बातचीत इस पर हो चुकी है, कोई ये आपके लिए नई बात नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे क्या प्रयास हैं, आपसे मिलकर के फिर हम कैसे इन चीजों को, तार को जोड़ें ताकि हम अपने अंतिम छोर तक पहुंच सकें। तो यहां पर उस पुनर्परीक्षा के लिए नव्य धारा श्रृंखला श्रृंखला नव्य धारा बैच के अंतर्गत श्रृंखला की बात क्या है। श्रृंखला कहने का तात्पर्य है कि हम तमाम जो भी हमारे 6 टॉपिक्स हैं सामान्य हिंदी को लेकर के श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके समक्ष आएंगी। अब इसके परिचय को लेकर के हम तमाम बातें यहां पर और भी देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर नव्य धारा श्रृंखला, ये जो नव्य धारा नाम है इसका परिचय भी एक हद तक कहीं न कहीं आपसे हम मिलकर के इस पर बातचीत हो चुकी है। तो यहां पर आप एक थंबनेल जो देख रहे होंगे, नव्य धारा श्रृंखला आरओ 2023 की पुनर्परीक्षा को लेकर के ये समसामयिक घटना चक्र के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। और इस श्रृंखला में खास करके हिंदी, जो कि मैं हिंदी आपको लेकर के चलता रहा हूं, उस हिंदी विषय में यहां पर आप देख सकते हैं किस रूप में उसका प्रस्तुतिकरण होगा। तो जैसे एक बात थी कि हम पहले भी 2 बार इसको लेकर के चल चुके हैं, अब ये यहां पर कौन सी नई ऐसी बात है कि आपके मन में एक शंका होती है कि 2 बार आप एक बार थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पर या सघन रूप से बहुत सारे प्रैक्टिस मोड में लेकर के आए हैं। इस बार पहले जो 2 बैचेस चल चुकी हैं उससे कैसे विभेदित है या अंतरित है या उसमें कैसे डिफरेंस है। तो डिफरेंस को देखने के लिए देखिए किया क्या गया है कि सामान्य हिंदी तथ्य कथ्य प्रश्नोत्तर श्रृंखला, यानी कहीं ना कहीं जो सामान्य हिंदी में जो तथ्य हैं, जो कथ्य हैं, उन और प्रश्नोत्तरों की भी एक श्रृंखला को आपको यहां पर प्रस्तुतिकरण इसका मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि नियम मूलक स्वरूप। अब यहां पर देखिए एक पंचक यात्रा यानी कि हम पूरी हिंदी को जो नए कलेवर में ले आकर के आपके समक्ष रख रहे हैं, उसमें 5 अलग अलग तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि नियम मूलक स्वरूप। तो अब हम हिंदी को इस रूप में देखेंगे कि जैसे अगर हमें विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, ठीक है, वाक्य की शुद्धि अशुद्धि खास करके है, तो इन सब जो भी टॉपिक्स हैं इनसे जुड़े हुए जो नियम मूलक स्वरूप हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे अपनी कक्षाओं के संदर्भ में सामान्य हिंदी को लेकर के। यहीं पर दूसरा बिंदु आप देख पा रहे होंगे, नवीन नव्य स्वरूप, यानी कि कुछ ऐसे भी तथ्य रहे होंगे जो हम लोगों ने जब 2 बार किया, यद्यपि 2 बार किया पर जब उसकी एक बार परीक्षा हुई तो उसमें लगभग 60 में 58 क्वेश्चन सामान्य हिंदी में निकल करके आया। स्पष्ट रूप से जिन्होंने क्लासेस की होंगी उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा इस चीज के बारे में। फिर भी हम ये मान के चलते हैं क्योंकि पैटर्न डे बाय डे चेंज हो रहा है। अभी एक पीसीएस की परीक्षा हुई, आरओ की परीक्षा तो हुई ही, ठीक है, उसमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहा हिंदी को लेकर के। फिर भी जीएस के पेपर में जिस तरीके के बदलाव देखे गए, उस बदलाव के लिए हमें चाक चौबंद रहना ही पड़ेगा, पूर्ण रूप से तैयार रहना ही पड़ेगा। इसी लिहाज से नवीन नव्य स्वरूप की बातें भी हम लोग यहां पर करेंगे कि क्या ऐसे तथ्य हैं जो हमसे छूट गए थे। हम ये नहीं कहते हैं कि नए तथ्यों के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा या आप नहीं जानते, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हो सकता है बहुत सुधी पाठक हैं पढ़ करके आए होंगे, मैं उनकी बात तो कर ही रहा हूं, पर इस रूप में कि शायद हम लोगों ने अपने इस समसामयिक घटना चक्र के प्लेटफॉर्म से अब तक शायद उन तथ्यों की चर्चा आपसे नहीं की है। तो उस रूप में नवीन या नव्य स्वरूप की जो भी तथ्य होंगे, संकल्पना होगी, उनका भी हम प्रस्तुतिकरण इसी सामान्य हिंदी की कक्षा में करेंगे एक प्रकार। फिर तीसरा आप देख पा रहे होंगे अपवादी स्वरूप। कई बार क्या होता है कि हम 60 में से तकरीबन 52, 53, 55 तक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर 5 प्रश्नों के लिए ये सोचते हैं कि या तो ये कमीशन ने कुछ उसमें गलतियां कर दी 2-3 क्वेश्चन में, और 2-3 क्वेश्चन हमसे क्या हो गया,
कि ह्यूमन एरर के रूप में गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं ये 4-5 क्वेश्चन जो गलत होते हैं, निगेटिव मार्किंग का स्वरूप है, तो हमको 2-3 और कदम पीछे ढकेल देते हैं, तो हम 50, 51, 52 में आके सिमट जाते हैं, यानी पूरा हम लेके नहीं जा पाते। तो यहां पर अपवादी स्वरूप के लिए एक स्पेशल खंड बना करके कि कितने अपवादिक प्रश्न रहे हैं अब तक, हम उन पर विशेष दृष्टि रखेंगे, ताकि जब भी अपवादिक प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पेपर में आएंगे, निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कहीं कहीं आपको टॉर्चरस टाइप के लगेंगे कि यार पता नहीं इसका उत्तर यह है कि वो है, ये बड़ा ही गफलत पैदा कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप अपवादी स्वरूप से परिचित रहेंगे तो कहीं ना कहीं से वहां पर आपका एक ही काम हो पाएगा कि समय की बचत हो जाएगी। आप देखते ही समझ जाएंगे कि इस प्रश्न में अगर मान लिए 2 उत्तर उसके सही निकल रहे हैं, तो आप 2 में से कोई भी एक टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता होगा आगे चल करके या तो कमीशन दोनों के लिए बराबर अंक दे देगा या प्रश्न को डिलीट कर देगा। अगर ये दोनों ही काम नहीं करेगा तो हम कोर्ट में जाकर के उससे नंबर ले लेंगे। तो कुल मिला करके अपवादी स्वरूप के प्रश्नों की प्रकृति को अगर हम पहचान चुके हैं तो हम अपने समय को थोड़ा बचा लेंगे, शीघ्रता से उस क्वेश्चन को करके आगे निकल जाएंगे, और कहीं ना कहीं जाकर के हम हमारे अंकों पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर यह भी है नए पैटर्न में कि अगर दोनों पेपर एक साथ होते हैं, जैसा कि पहले की पूर्व सूचना है कमीशन की कि हम हिंदी और जीएस को मिला करके देखेंगे या मिला करके क्वेश्चन पेपर कराएंगे पूरे 3 घंटे का, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो अपवादी स्वरूप के प्रश्न होंगे, अपवादी स्वरूप के प्रश्न में अगर आपने समय बचा लिया तो बहुत अच्छी बात होगी कि अपवादी स्वरूप के प्रश्न का में जो समय बचाया गया वो आप जीएस में जाकर के अप्लाई करिए। यानी इसको आप 35 से 40 मिनट में अगर पूरी हिंदी निपटा देते हैं तो कम से कम 20 मिनट आप बचा करके उसको जीएस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वहां अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा करके कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे शोध के साथ हम इन चीजों को लेकर के आ रहे हैं यहीं पर। अच्छा, एक अगला भी प्रारूप होगा इसी कक्षा में आपको देखने को मिलेगा, क्या? एकाधिक उत्तर स्वरूप। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न में एक से ज्यादा उत्तर वाले भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसमें यह हो जाता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, फिर सही किसको माने, ठीक है ना। तो जैसे अपवादिक स्वरूप के जो प्रश्न होते हैं या एकाधिक उत्तर, कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक ही बात कही जा रही है, लेकिन अपवादिक स्वरूप हम तब कह लेते हैं जब यह परीक्षाओं में प्रश्न पत्र में हमें देखने को मिल जाता तो अपवाद खड़ा ही करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कई बार यह होता है कि हमें अच्छे से यह पता होता है कि इस एक प्रश्न का या एक विलोम शब्द के 2-3 विलोम हो सकते हैं। तो अगर हम पाठ्यचर्या में अपने पढ़ने, अपने स्टडी में चीजों को काउंट कर रहे हैं तो वह एकाधिक उत्तर स्वरूप के रूप में देख लेते हैं। अगर वही चीज हमें परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में देखने को मिल जाती है तो वह अपवादी स्वरूप का बन जाती है। तो ठीक है, यही एक अंतर है। ठीक है, अपने स्तर पर पढ़ रहे हैं तो एकाधिक उत्तर स्वरूप है, परीक्षा में आ गया तो अपवादिक स्वरूप हो गया। उसके लिए निवारण फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए एक और भी खंड है या एक प्रकृति है कि इसके माध्यम से भी चीजें यहां पर हम परोसेंगे सामान्य हिंदी को लेकर के, कि शीघ्र विस्मरण स्वरूप या भ्रमोत्पादक स्वरूप इसको कह सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई ऐसे तथ्य होते हैं हम 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर जब हम अपने स्वमूल्यांकन के लिए उन चीजों को कहीं प्रश्न पत्र के रूप में करने को बैठते हैं तो फिर दिमाग में विस्मरण हो जाता है कि अरे भाई पता नहीं इसका ये सही उत्तर है भी या नहीं है। तो ये थोड़ा सा होता है। तो जैसे इसमें कुछ एक कठिन शब्द या जो बार बार कुछ ऐसे हैं भिज्ञ अभिज्ञ अनभिज्ञ, अब उसमें थोड़ा सा क्या है कि उपसर्ग का एक अलग ही प्रकृति, इस वजह से वो बार बार भ्रमित कर रहा है, हमें भूल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो विस्मरण की जैसी स्थितियां होंगी इनके लिए एक अलग सेक्शन लेकर के आपसे बातचीत करेंगे। तो यहां पर आज की डेट में तो हम लोग केवल परिचय की बातें कर रहे हैं। अब इस थंबनेल के माध्यम से पूरी क्लास की सर्जना की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर जो ये 5 खंड देखा, 5 खंड के लिए अलग अलग सेक्शन में आपसे चीजें पर बातचीत होगी, बहुत सघन तरीके से होगी। यही क्लासेस की विशेषता है। और ये हम पूर्ववत की जो क्लासेस हुई हैं उनमें ऐसा कोई इस तरह की चीजें हम लोगों ने नहीं की थी। तो इसी को हम लोगों ने कहा कि पंचक यात्रा, यानी ये पंचक यात्रा, पंचक यात्रा के लिए पंचक महायात्रा के माध्यम से चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। अब यहीं पर देखिए ऐसा भी नहीं है कि हम एक तरफा व्यवहार आपसे करें कि हम तो अपनी सारी चीजें आपको परोसते जाएं और आप देख भी रहे हो सकता है, लेकिन देखते देखते कई बार क्या हो जाता है कि जब तक कभी कभी होता है ना कि इंटरेक्शन ना हो, अगर हमारा और आपकी बातचीत ना हो रही हो, तो सुनने वाले कई बार श्रोता से सोता कब बन जाते हैं, कब सो जाते हैं, ये भी एक बड़ी बात होती है। तो श्रोता रहिए,
सोता ना बनिए, इसलिए आपको हिलाए डुलाएंगे। कैसे कि यहां पर तत्काल परीक्षण, यानी कि अब जैसे नवीन कथ्य तथ्य से जुड़े कोई बातें होंगी तो उनके लिए हम 2-4 प्रश्न तत्काल लेकर के आएंगे, जो कि आधारित होगा अभी अभी जो हम इसी क्लास में नवीन तथ्य कथ्य के हिसाब से जो बातें की हुई हैं, ठीक उसी का 2-4 प्रश्न आपसे तड़ाक से वहां पर जैसे हम लोगों ने 3-3 का जो बंच लेकर के चलते थे उस माध्यम से या कोई और भी तरीकों से तत्काल यहीं पर परीक्षण करेंगे। 2-4 सेकंड की बातें आपसे होंगी और बस प्रश्न पूछ के मैं बिल्कुल साइड में हो जाऊंगा, स्क्रीन छोड़ दूंगा। 2-3-4 सेकंड के लिए आपको वहां पर उत्तर देना होगा, मैं फिर से आ जाऊंगा, सही उत्तर भी कर दूंगा आपके साथ मिलकर। तो इससे एक फायदा यह हो जाएगा कि जो हमारा और आपका इंटरेक्शन पहले भी होता रहा है उसमें आपको कोई ये नहीं होगा कि एक तरफा व्यवहार हो रहा है कि हम ही सब कुछ बताते जा रहे हैं और आपकी कोई भूमिका नहीं, आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है ना। तो यहां पर यहां पर तत्काल परीक्षण की भी रहेगी सुविधा, उस चीज को भी आप देखेंगे ही क्लासेस में। अब देखिए ये तमाम बातों को जो यहां पर देखा गया, आइए एक छद्म रूप तो देख लेते हैं कि कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ाया गया है। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए पहला कदम, क्योंकि 5 कदम चल करके पंचक यात्रा पूरी होनी है, तो उसमें ये जो पहला कदम है, और पहला कदम यहां पर आप देख रहे होंगे एक आपको लोगो टाइप का दिख रहा होगा, विलोम शब्द, यानी कि ये जो लोगो है जब तक विलोम शब्द चलेगा हर एक पीपीटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये आपका पहला कदम क्या है, नियम मूलक स्वरूप। तो भैया स्पष्ट रूप से देख लीजिए, मैं स्क्रीन छोड़ देता हूं। यहां पर नियम मूलक स्वरूप, यानी नियम मूलक स्वरूप से प्रश्न बनते कैसे हैं, ये कहीं ना कहीं नियम को जानने की बात है, यानी कि कहीं ना कहीं थ्योरी की बातें हैं। तो आइए पहला कदम जो नियम मूलक स्वरूप है, इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक आपको कलरफुल पीपीटी दिख रही होगी। ये कलरफुल पीपीटी नियमों की चर्चा करती, यद्यपि मौखिक रूप से हम लोगों ने पहले भी इस पर बहुत सारी बातें की हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत नवीन है, लेकिन इसको चूंकि एक ही बात को अगर हम 10 अलग अलग तरीकों से कहते हैं तो कहीं ना कहीं वे बातें आपके मस्तिष्क में ज्यादा स्थिरता से बैठती हैं, उसका रिजल्ट आप कहीं ना कहीं परीक्षाओं में लेते हैं। तो यही सब उद्देश्य है। अब जैसे यहां पर मैंने एक सिंपल सा उदाहरण लिया है कि नियमों की चर्चा हम लोग करेंगे कैसे, तो यहां पर देख सकते हैं कि विलोम शब्दों का चयन कैसे करें, एक क्वेश्चन मार्क है। चुनाव के क्या कुछ नियम हैं, तो बिल्कुल है भाई विलोम शब्दों के। जैसे मान लीजिए रात का विलोम होता है दिन, अब ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जरा यहां पर आप देख लीजिए रात के कई सारे पर्यायवाची भी होते हैं और दिन के भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं। तो क्या हम रात के जो पर्यायवाची शब्द हैं इनमें से रात का हम क्या दिवस चुन लें, या रात का हम क्या मध्याह्न चुन लें, या फिर रात का हम क्या प्रभात विलोम के रूप में चुन लें? ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो रात के पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे रात के अगर पर्यायवाची के रूप में अगर हम देखते हैं, ये आप देखिएगा रात, ठीक है ना। अब रात्रि की पर्यायवाची में अगर हम देखें, ये देखिए, ठीक है ना। अब रात तो रात है ही है, रात के और पर्यायवाची में रात्रि भी है, निशीथ भी है, निशा भी है, ठीक है ना। यहीं पर जो दिन की पर्यायवाची शब्दों को अगर हम देखें तो दिन का तो दिन तो खैर दिन है ही है, इसकी पर्यायवाची में दिवस भी आता है, मध्याह्न भी आता है और प्रभात भी आता है। तो ये पर्यायवाची स्वरूप हो चुके हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए नियम क्या कहता है। नियम को अगर कायदे में यहां पर देखिए आपको नियम छोटे छोटे रूपों में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। जैसे यहां पर क्या कह रहे हैं कि उत्पत्ति, रचना, प्रकृति, अनुकूल विलोम चयन, यानी कि जो जिस जाति जो जिस वर्ग का है उसका विलोम भी उसी जाति उसी वर्ग का होगा, हम उसको बदल नहीं सकते। ये नियम है और नियम मूलक चीजों की बातें आपसे करना तो बहुत ही आवश्यक बन ही जाता है। यहीं पर हम देख सकते हैं क्या और भी है नियम कि अर्थ एवं भावानुकूल विलोम शब्द, अर्थ और भाव को भी प्रधानता देनी है कि कई बार शब्द क्या होते हैं भाव और अर्थ से ज्यादा ही सारगर्भित होते हैं, इसीलिए उनके जो सारगर्भित विलोम या इस प्रकार से जो चुनाव करना पड़ता है वह भी उसी जाति और वर्ग का होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं रात, अगर हम देखें इसकी उत्पत्ति या रचना या प्रकृति के आधार पर देखें तो रात जो है वह तद्भव शब्द है। अगर यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि रात्रि क्या है, रात क्या है, तद्भव शब्द है। और यहां पर तद्भव, तो यहां पर तद्भव के लिए जो हम विलोम शब्द का चुनाव करेंगे वह भी किस प्रकृति का होगा, तद्भव प्रकृति का होगा, ठीक है ना। यहीं पर हम देख सकते हैं। अब रात्रि का और भी पर्यायवाची अगर देखें तो रात्रि है, तो रात्रि स्वभाव से क्या है, यह भी तद्भव स्वरूप है, लेकिन यहां पर यहां पर यह तद्भव है, यह तत्सम स्वरूप है,
ये तत्सम स्वरूप है। और यहीं पर आप देख सकते हैं रात्र जो तत्सम स्वरूप का है, यहीं पर इसके लिए हम दिवस, दिवस क्या है, तत्सम स्वरूप है रात का, ठीक है ना। तो यहीं पर तत्सम के लिए तत्सम, तद्भव के लिए तद्भव, यानी जो जिस जाति कोटि का है उसी अनुरूप हमें चुनना होता है। मूल रूप से नियम यही कह रहा है। यहीं पर हम देख सकते हैं कि अगर यहां पर देखिए लिखा गया है निशीथ, तो निशीथ क्या है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि अर्थ एवं भावानुकूल, तो ये निशीथ बताता किसको, अर्धरात्रि या मध्य रात्रि को बताता है। तो इसी तरीके से जो दिन का मध्य भाग होगा वही विलोम शब्द के रूप में चुना जाएगा। तो पूरे दिन का मध्य भाग को मध्याह्न कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं, जो कि अर्ध दिन या दोपहर को दर्शाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर भाव बता रहे हैं कि आधी रात की बात है तो आधे दिन ही उसका विलोम हो सकता है, उसके लिए वही शब्द उपयुक्त होगा। यहीं पर हम देख सकते हैं निशा, एक शब्द क्या है, निशा। अब निशा क्या है, रात्रि का आरंभ। अब जरा देखिए यहां पर भाव प्रकट हो रहे हैं। निशा क्या है, रात्रि के प्रारंभ होने की अवस्था को निशा कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो दिन का आरंभ या प्रारंभ होगा उससे जनित शब्द को ही हम यहां पर निशा के विलोम के रूप में देखेंगे। तो निशा का विलोम क्या हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसे ही नियम है, नियमों को दिखाने के लिए हम कई प्रकार के यहां पर बहुत सारी मेहनत के साथ आपसे जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझाने का हर एक तरीका आपके साथ अपनाएंगे। यहां पर अब हम लोग उन सैद्धांतिक बातों की भी चर्चा करेंगे, नियम मूलक बातों की चर्चा करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं से ज्यादा ही लाभकारी होगा और कहीं ना कहीं नए बदलते पैटर्न में आपको समझ विकसित होगी। तो समझ के आधार पर आप जो बदले पैटर्न की जो प्रश्न आएंगे उनको ज्यादा अच्छे से आप वहां पर डिलीवर कर सकेंगे उसके आंसर को। तो यहीं पर देखिए अगला, अब देखिए पहला कदम नियम मूलक स्वरूप। अब यहां भी कुछ बताने का ही तरीका है कि आखिर नियम को भाई बताया कैसे जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शब्द और विलोम की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कोई शब्द है प्रकाश, ठीक है ना, अगर शब्द है प्रकाश, प्रकाश, तो यहां पर जाति और वर्ग को अगर हम देखें तो प्रकाश जो है वह तत्सम प्रकृति का शब्द है। और तत्सम प्रकृति के लिए जो है हमें विलोम कौन सा चुनना होता है, तत्सम प्रकृति का। यानी प्रकाश का जो विलोम होगा वह क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। प्रकाश का विलोम अंधकार। क्यों, क्योंकि तत्सम जाति वर्ग से जुड़े शब्द का विलोम तत्सम जाति वर्ग का ही हो सकता है, इसी नियम के आधार पर, ठीक है। यहीं पर हो सकता है आपके ऑप्शन में प्रकाश का विलोम अंधेरा भी दिया हो, ठीक है ना, लेकिन अंधेरे का चुनाव, अंधेरा का चुनाव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकाश जो है वह तत्सम स्वरूप का है, लेकिन अंधेरा किस कुल का है या किस जाति का है, तो यह तद्भव जाति का है, ठीक है ना। तो अब यहां पर तत्सम के लिए तद्भव विलोम शब्दों का चुनाव नहीं कर सकते, ठीक है ना, यह नियम है। अब यहां पर अंधेरा है तो अंधेरा तद्भव कुल का है, तो इसका विलोम भी क्या हो जाएगा, तद्भव कुल का ही होगा। यानी अंधेरे का अगर हम विलोम की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं अंधेरे का विलोम क्या हो जाएगा, उजाला, ठीक है ना। अब उजाला क्या है, यह तद्भव कुल का है। तो ध्यान दीजिएगा, अंधेरा तद्भव है और अंधेरे का विलोम उजाला भी तद्भव है। अब यह सही हुआ, लेकिन प्रकाश का अंधेरा यह क्या है, गलत है, यह सही नहीं है, क्योंकि यह अपने जाति कुल का मतलब अभिसारण नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से देखिए एक छोटा सा उदाहरण हम और भी देख लेते हैं अपनी चीजों में। यहां पर देखिए अगला, यही पहला कदम ही चल रहा है। अब देखिए कैसे पहले कदम की सर्जना, जो नियम मूलक स्वरूप है उसकी सर्जना की कैसे गई है। तो यहां पर हम देख सकते हैं नियम मूलक स्वरूप में। अब यहां पर देखिए शब्द हैं, विलोम है। अब जैसे मान लीजिए शब्द दिया गया है खुशबू, ठीक है ना, एक शब्द है खुशबू। अब इस खुशबू शब्द को अगर हम देखें तो यह विदेशज शब्द है, स्वदेशज नहीं है, अपनी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। तो इसके लिए हमें विलोम क्या चुनना पड़ेगा, बदबू, जो कि बदबू भी क्या है, विदेशज शब्द है, ठीक है ना, अपने हिंदी का नहीं है। तो यहां पर देख सकते हैं खुशबू का विलोम बदबू। अब यहां पर खुशबू के लिए हम दुर्गंध को नहीं चुन सकते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दुर्गंध एक तो पहली बात हिंदी यानी स्वदेशज अपना विषय है और उसमें भी तत्सम प्रकृति का है, यानी कहीं ना कहीं संस्कृत निष्ठता का पर्याय है। तो यहां पर हम देख सकते हैं दुर्गंध क्या है, तत्सम है। और दुर्गंध के लिए अगर हमें चुनना पड़ेगा तो हम इसके लिए क्या चुनेंगे, सुगंध, ठीक है ना, सुगंध। तो क्यों, क्योंकि सुगंध भी क्या होता है, तत्सम स्वरूप है। तो दुर्गंध का सुगंध हो सकता है, लेकिन यहां पर दुर्गंध का खुशबू नहीं हो सकता, या खुशबू का दुर्गंध नहीं हो सकता है, खुशबू का बदबू। यानी कि विदेशज है तो विदेशज, स्वदेशज है तो स्वदेशज, ठीक है ना। क्रिया है तो क्रिया का विलोम क्रिया,
संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण, ठीक है ना, तद्भव का विलोम तद्भव, तत्सम का विलोम तत्सम। ये जो सारे नियम हैं इनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, विलोम शब्द बनाने के क्या क्या नियम होते हैं, कहां उपसर्गिक स्वरूप से नियम बनते हैं, कहां प्रत्यय लगा करके नियम बनते हैं, कहां पर शब्दों की संरचना के विभेद के साथ नियम बनते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं इनको हम लोग कंक्लूड करेंगे अपनी इन जो आपको नव्य धारा बैच मिल रही है, इस नव्य धारा बैच के माध्यम से। तो भैया ठीक है, ये चीजें हो गई। अब जरा इसी में और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपको यहां पर दिख गया होगा दूसरा कदम। दूसरा कदम, चूंकि हमने कहा ना कि 5 कदम चल करके पंचक महायात्रा को पूरा करेंगे, तत्काल परीक्षण की भी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि हम पूरी मजबूती अनुभव कर सकें अपनी परीक्षाओं में, उस माहौल में जबकि पैटर्न डे बाय डे चेंज हो रहे हैं। हम कहीं से कमजोर साबित होना नहीं चाहते, इसीलिए बहुत सारे व्यवस्थाओं को, बहुत सारे शोध परिचर्या को यहां पर आपसे परिभाषित कराया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा कदम क्या है। दूसरा कदम है नवीन नव्य स्वरूप। अब देखिए इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने की कि नवीन नए तथ्य कथ्यों की बात आपसे करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, बस कुछ ऐसा है कि हमने शायद अपनी इस मंच से चर्चा नहीं की है, पहले की जो बैचेस चल चुके हैं, तो हो सकता है आप इनसे पहले से पूर्व परिचित हो, लेकिन है बहुत अच्छी बात है। आइए एक बार हम और आप मिलकर के भी आपकी सफलता में कुछ हमारी भी भूमिका हो जाए, इस बात के लिए आप हमसे जुड़िएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं अब ये क्या है, नवीन नव्य स्वरूप। अब जैसे यहां पर एक शब्द है ईडा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक शब्द है ईडा, ठीक है ना। अब ईडा का सामान्य मतलब होता है स्तुति, स्तुति होता है, या इसे हम प्रशंसा भी कह सकते हैं, प्रशंसा, ठीक है ना। तो यहां पर स्तुति या प्रशंसा का भाव रखता है। ईडा एक शब्द है, साहित्यिक लहजे का शब्द है, लेकिन इसके लिए जब हमें विलोम चुनना होगा तो ये क्या हो जाएगा, निंदा, ठीक है ना। यहीं पर अब देखिए कुछ नवीन नव्य स्वरूप में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रयास। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की कक्षाओं में नहीं किया हुआ है। इस बार ऐसे शब्दों को चुन चुन के खोज करके आपके सामने ले आया गया है ताकि इसमें आप कहीं से भी कमतर स्थितियों में अपने आप को ना आंक सकें। हमेशा 2 कदम तब भी आगे थे, 60 में 58 करके आए थे, पूरा मिला हुआ था क्वेश्चन आपको पूरी क्लासेस से। इस बार भी यही प्रयास है कि कम से कम 58-60 आप फिर से करके आइए। और एक बात याद रखिएगा, जीएस का पैटर्न तेजी से बदल रहा है, तो जीएस में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो भी सकता है आपके तमाम प्रयासों के बावजूद, लेकिन इसमें हिंदी निर्णायक भूमिका अदा करने वाली है। और हिंदी की निर्णायक भूमिका बिल्कुल ही आप हमारे साथ मिल करके सुनिश्चित करिएगा इस नव्य धारा बैच के अंतर्गत। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रयास, यानी इसका मतलब ही होता है पतन, ठीक है ना, किसी का अवसान। अब यहां पर देखिए प्रयास का विलोम शब्द क्या हो जाता है, विपर्यास, ठीक है। यद्यपि कि विलोम शब्द ऑप्शन में रहेगा, बना लेना बहुत आसान होगा, लेकिन कई बार नए शब्दों से हमारा पूर्व परिचय रहेगा तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट हम रहेंगे अपने प्रश्न के उत्तर को करने के लिए। अब यहीं पर आप देखिए तीसरा शब्द है प्रकर्षण, ठीक है ना। तो प्रकर्षण का विलोम क्या होता है, अपकर्षण, ठीक है ना। यहां पर देखिए जनाकीर्ण, जनाकीर्ण का विलोम क्या होता है, जनहीन। तो ऐसे कई सारे नए शब्दों को भी लेकर के उनके तमाम अर्थों, भावों और सार गर्भों को भी हम लोग चर्चा का आयाम बनाएंगे, ठीक है ना। यहीं पर आइए हम आगे देखते हैं। और यहां पर देखिए दूसरे कदम, हाँ देखिए दूसरे कदम या पहले कदम में केवल हमने एक एक 2-2 पीपीटी ली है, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि आज की डेट में हम केवल कैसे हमारी पूरी क्लासेस की सर्जना हम लोगों ने की है, कैसे उसको हम लोगों ने एक निर्माण का स्वरूप दिया हुआ है। सामान्य हिंदी को लेकर के मैं बराबर ही आपके समक्ष रहा ही हूं, तो कितनी मेहनत लगी है तमाम चीजों को, इसका परिचय भर आपको देने के लिए आया हूं। क्लासेस बिल्कुल डेप्थ में और तमाम सघनता पूर्वक तरीके से, पसीना तब भी बहा था, पसीना हम आज भी बहाने को तैयार हैं, आपके लिए हमेशा ही रहेंगे। तो भैया अब देख लीजिए, सिर्फ ये परिचय ही है कि जैसे यहां पर कदाशय दुराशय, ठीक है ना। अब इसके लिए सदाशय, यहीं पर आपसदारी, आपसदारी का विलोम क्या होगा, दुजाएगी। यहीं पर हम देख सकते हैं अकारादि, अकारादि का विलोम क्या होता है, अकारांत। और यहीं पर चिरंजीवी का विलोम अल्पजीवी। यद्यपि नवीन नव्य स्वरूप की जो बात हो रही है, इसमें बहुत सारे कुछ पूर्व परिचित शब्द भी आ ही जाएंगे, हो सकता है विस्मरण होने से पहले हम उसको सघन स्मृति में डाल लें, यह भी एक प्रयास है। तो ठीक है, चलिए यहां पर ये हो गया कुछ नवीन स्वरूप की बातें। अब यहीं पर देखिए, चूंकि नवीन नव्य स्वरूप की जो बातें हुई, मैंने कहा था कि एक तरफा व्यवहार होगा नहीं, पहले भी नहीं हुआ, इस बार भी होने नहीं देंगे। तो है क्या
कि जैसे तत्काल परीक्षण, अब ये देखिए यह भी स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तत्काल परीक्षण का मतलब क्या हो गया, नवीन और नव्य स्वरूप की। अब जैसे तत्काल परीक्षण क्या करेंगे, अब देखिए अभी अभी परिचय हुआ है कुछ नए शब्दों से, और तत्काल में ही फिर आपको ये जैसे 3-3 का आपको देखने को मिलता था, कुछ वैसा ही माहौल आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे ईड़ा, जनाकीर्ण, प्रयास। अब यहीं पर देखिए विलोम शब्दों की आप कैटेगरी देख लीजिए, विपर्यास, निंदा, जनहीन। तो भैया फटाफट मिला लीजिए। अब देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि जब ऐप में होंगे तो मैं 2-3-4 सेकंड के लिए क्या करूंगा, अपने आप को स्क्रीन से आउट कर दूंगा और आप पर ये छोड़ दूंगा कि आप तब तक यहां पर उत्तर लिख करके कमेंट कर लें, क्योंकि कमेंट वहां पर भी मायने रखेगा। ठीक है, बाद में उसको हम लोग देखते भी हैं, प्रशंसा भी करते हैं, सुधार के लिए गुंजाइश होती है सुधार भी करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं। अब जैसे फिर आपको समय देने के बाद फिर मैं तत्काल स्क्रीन पर आऊंगा और फिर इनकी चीजों के आंसर क्या हो सकते हैं। जैसे अभी ईड़ा, ईड़ा स्तुति या प्रशंसा के भाव को कहते हैं, तो उसके लिए विलोम क्या हो जाता है, निंदा। यहीं पर हम देख लेते हैं जनाकीर्ण, जनाकीर्ण का क्या हो जाता है, जनहीन, यानी जन समूह से भरे हुए क्षेत्र को जनाकीर्ण। जैसे यहां पर अभी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो यह जनाकीर्ण स्थली है प्रयागराज की, यह भी आपने देखा ही है। और यहां पर जनाकीर्ण का क्या हो जाएगा, जैसे ही यह महाकुंभ समापन की स्थितियों में आएगा या समाप्त हो जाएगा तो जनविहीन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं से जनहीन अवस्था में हो जाएगा या प्रयागराज का जो संगम का क्षेत्र है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जनाकीर्ण का जनहीन। और प्रयास का क्या होता है, विपर्यास। प्रयास का मतलब क्या होता है, पतन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने यहां पर देख लिया। अब इसका आपका सही उत्तर क्या बन जाता है, ईडा के लिए यहां पर 1 2 3 है, तो ईडा के लिए 2, ठीक है ना, जनाकीर्ण के लिए 3 और यहां पर प्रयास के लिए 1। अब ये कोई नया मॉड्यूल नहीं है, पहले जब कक्षाएं चली हैं आप बहुत विधिवत परिचित भी हैं। तो भैया यहां पर आप देख पा रहे हैं 231 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस रूप में भी आपको देखने को चीजें मिलेंगी। आज तो हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी इस सामान्य हिंदी की कक्षाओं में। ठीक है ना, कितनी नवीनता, कितनी नव्यधारा में क्या नवीनता है। नव्यधारा तब नव्यधारा कही जाएगी जब आप अपने मुख से यह बात कह दें कि हाँ, कक्षाओं के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें यह महसूस हो गया कि जो हमारी तैयारी थी उस तैयारी में हम कई वर्जन अपडेटेड हो गए हैं, कई लेवल में हम ऊपर पहुंच गए हैं। तब हम ये मानेंगे कि हमारा जो नव्यधारा नाम चुना गया है, जो नव्यधारा के माध्यम से आप तक चीजें पहुंचाई जा रही हैं, ये सफल हो गई हैं। जब तक आपकी सफलता नहीं है तब तक हमारी भी सफलता नहीं है। तो ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए तत्काल परीक्षण में आपको जगाते रहेंगे, सोने थोड़ी देंगे। यहां पर देखिए अब फिर क्या है, चिरंजीवी, अभिमुख, ज्वलन के लिए विलोम शब्द क्या है, शमन, प्रतिमुख और अल्पजीवी। तो फटाफट आपको चुनाव करके भेजना है यहां पर। ठीक है ना, तो यहां पर मैं हट जाऊंगा, 2-4 सेकंड आपको समय रहेगा देने के लिए, और उसके बाद फिर से जब मैं आऊंगा तब तक आपका उत्तर आ ही जाएगा टाइप होके। और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, चिरंजीवी के लिए, चिरंजीवी के लिए अल्पजीवी। ठीक है ना, अभिमुख का विलोम क्या होता है, प्रतिमुख, और ज्वलन का विलोम क्या होता है, शमन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी तत्काल परीक्षण में जो तत्काल चीजें पढ़ी गई हैं उसका परीक्षण तो शामिल ही है, साथ ही साथ इसमें कुछ एक ऐसे भी शब्द रखेंगे जिनका कि हम लोगों ने पहले की कक्षाओं में भी प्रयोग किया है। रीजन क्या है कि उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी हम इसी नव्यधारा में शामिल करके उन पर भी थोड़ा काम कर लें, ताकि जो एकदम सरल कोटि के हैं वो तो आप कर ही लेंगे, जहां से भी हमें लगेगा कहीं आपके मस्तिष्क से इधर उधर ना हो उसके लिए भी हम यहां पर प्रयास अपने सुनिश्चित करेंगे। तो जैसे ज्वलन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ज्वलन का क्या होता है, शमन, हमने पिछली कक्षा में देखा। तो कुछ पुरानी बातें भी आपकी तरोताजा होती चले और नवीन नव्य स्वरूप में तो आप है ही हैं। ठीक है ना, तो आपको ये चीजें हो गई। अब यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चिरंजीवी का अल्पजीवी, अभिमुख का प्रतिमुख हो जाता है और ज्वलन का हो जाता है शमन। ठीक है ना, अभिमुख, प्रतिमुख, अभिमुख का मतलब मुख किए हुए आमने सामने, और प्रतिमुख का मतलब होता है मुख पीछे कर लेना। ठीक है ना, यानी कि मुख से मुख का बिल्कुल उलट स्थिति होना। ठीक है, तो ये विलोम शब्द है ही है। तो कुल मिला के हमारा 321 क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है तत्काल परीक्षण के रूप में। तो यहां तक की जो चीजें आपने देखी ये सिर्फ परिचय है। अब इस परिचय में और भी क्या क्या चीजें हैं, आइए उन पर भी हम लोग एक दृष्टि डाल लेते हैं। यहां पर देखिए अब तीसरा कदम, तीसरा कदम, जब आप पहली पीपीटी में जाएंगे तो वहां पर आपको था ना कि 5 कदम चलते हुए हम पंचक यात्रा को पूरा करेंगे। तो उसके तीसरे कदम में, जो कि विलोम शब्दों के खंड से जुड़ा हुआ ही रहेगा, सारे खंडों से ये चीजें जुड़ी हुई रहेंगी, तो तीसरा कदम हमारा है अपवादी स्वरूप का। तो अब इस अपवादी स्वरूप की चर्चाएं भी हम लोग करते हैं
कैसे? अब यहां पर देखिए, यहां पर अपवादी स्वरूप तब कहा जाता है जब कोई भी प्रश्न या कोई भी तथ्य कथ्य परीक्षा में प्रश्न का रूप ले ले। तो भैया देखिए, ये यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन 2017 में यह एक प्रश्न आया था और यह अपवादी स्वरूप का है। अपवादी स्वरूप कहने का मतलब यह कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, उपयोग का विलोम है। अब यहां पर दिया गया है समुपयोग, सदुपयोग, निरुपयोग, अनुपयोग। तो जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अब कुछ लोगों को अनुपयोग सही टिक किया गया रहा होगा जब परीक्षा दे रहे होंगे, लेकिन उसी समय जिन लोगों ने बी ऑप्शन को भी चुना था वो भी सही के दावेदार थे, ठीक है ना। तो यहां पर निरुपयोग और अनुपयोग ये दोनों ही उत्तर सही हैं। अब दोनों ही उत्तर सही हैं तो प्रश्न जो पूछा गया ये फिर दोष किसका है? ये कमीशन का दोष है। अब कमीशन इसको तीन तरह से निवारित कर सकता है, या तो दोनों ऑप्शन पे जिन्होंने भी टिक किया हो एक एक पर उनको दोनों बराबर अंक दिए जाएं, या इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए। और अगर ये दोनों ही काम नहीं करते हैं तो फिर न्यायालय बैठा है फिर इसको सही कराने के लिए, वो प्रक्रिया आप अच्छे से जानते ही हैं कैसे होता है। तो ये अपवादी स्वरूप पर हमारा दृष्टि होनी ही चाहिए। अपवादी स्वरूप पर दृष्टि होने से फायदा क्या होगा कि हम वहां पर बैठ करके समय नहीं गंवाएंगे। हमें अगर निरुपयोग लग रहा है, अनुपयोग लग रहा है, और हम यहां पर उलझे हुए अगर 1-2 मिनट निकाल दिए तो समझिए हम जीएस में पीछे हो जाएंगे। वहां पर रीजनिंग होता है, लगाने की बात होती है, बहुत सारे लोगों को रीजनिंग कमजोर होती है, 10-12 क्वेश्चन आते ही हैं आरओ में, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा समय चाहिए ना। तो मेरी ये भूमिका है कि मैं कैसे यहां पर आपका समय बचाऊं हिंदी में और वह समय आपको प्रदान कर दूं। जाइए जीएस में, रीजनिंग में बढ़िया पीछे जो पेपर दिया लगा होगा कि सही उत्तर निकाल दो, उसको सही टिक करिए, ठीक है ना। तो इसलिए अब चाहे आप निरुपयोग पर सही टिक लगाइए चाहे अनुपयोग पर लगाइए, दोनों ही आपके सही हैं और सही ही है। या तो हटेगा, एकदम हटेगा, या मिलेगा तो पूरा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये अपवादी स्वरूप है और परीक्षा में प्रश्न का रूप ले चुका है। ये परीक्षा का वर्ष आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला आप देखिए, अपवादी स्वरूप का ही ये दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं क्या, कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, एक युग्म अशुद्ध है। और यहां पर आप देखिए कि ये भी यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो क्या है भैया? सचल, चल, मौलिक, अनूदित, निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन, मोक्ष। तो अब कह रहे हैं कि कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी अशुद्ध युग्म का चुनाव करना है। तो यहां पर आप देखिए कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। देखिए निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, ये बात तो सही है, ठीक है ना, यानी इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। यहीं पर बंधन का मोक्ष होता है, यह बात भी सही है, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं है। यहां पर देखिए सचल, अचल, सचल यानी कि जो चलायमान स्थितियों में हो, और चल कहने का भी मतलब वही है, चाहे सचल कहिए चाहे अचल कहिए, ठीक है ना। तो यह युग्म क्या है, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों पर्यायिक स्वरूप हैं या पर्यायवाची स्वरूप हैं, विलोम स्वरूप नहीं है, ठीक है ना। और यहां पर इन्होंने पूछा कि विलोमार्थक दृष्टि से आपको बताना है, तो विलोमार्थक दृष्टि से ये तो गलत है, पर्यायिक दृष्टि से या पर्यायवाची की दृष्टि से ये सही है। तो भैया फिलहाल तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा युग्म अशुद्ध है। एक तो हमारा ये चुनाव हो गया। दूसरा क्या कर रहे हैं, मौलिक, अनूदित, ठीक है ना। मौलिक, अब देखिए मौलिक का अमौलिक होता है, अनूदित का अननूदित होता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए विलोम दृष्टि नहीं रखते हैं, इसीलिए यह ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, यह ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। अब यहां पर ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो गए, हमारा यहां पर ए और सी ये दोनों ही ऑप्शन सही हो गए। तो अब दोनों स्थितियों में चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, अंक बराबर मिलेगा, या डिलीट होगा या फिर कोर्ट कचहरी, ठीक है ना। तो इन पर भी हम दृष्टि डाल के चलते हैं कि ऐसे प्रश्न का भी अगर कहीं रिपीटेशन हो जाए तो उसमें भी हम कहीं से चूके ना, या ना भी रिपीटेशन हो, इस रूप में दूसरा प्रश्न बना करके, दूसरी प्रकृति का प्रश्न बना करके पूछ ले तो उसमें भी हम कमतर ना साबित हों। यहीं पर हम देख सकते हैं अपवादी स्वरूप में एक और प्रश्न देख सकते हैं, क्या होगा कि जैसे निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो भैया विलोम शब्दों का सही युग्म है, यानी ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, अघि, निरघ, और यहां पर हया, बेहया। और क्या करेंगे, सही युग्म का चुनाव करना है। देखिए ईप्सित और अभीप्सित, ईप्सित मतलब इच्छित है, किसी बात के लिए इच्छा है, अभीप्सित भी वही बात कही जा रही है कि कोई बड़ी अभीष्ट सी इच्छा है, बहुत चाह पैदा करने वाली इच्छा है। यानी ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के लिए पर्यायित स्वरूप हैं, यानी ये दोनों क्या है, पर्यायित स्वरूप हैं, सही युग्म नहीं है। इसलिए ये तो हमारा, हम इसका चुनाव नहीं करेंगे। ये एक तरीके से ये
गलत ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अब यहीं पर अमित समित, देखिए अमित का जो विलोम होता है वो होता है परिमित, ठीक है ना, परिमित होता है। तो अमित का समित तो होता नहीं है, तो यहां पर यह भी क्या है, सही नहीं है, यानी एक तरीके से यह भी गलत हो गया। अब यहीं पर देख सकते हैं और कह रहे हैं सही युग्म का चुनाव करना है, तो हया का बेहया, हाँ ये तो बहुत सारे लोग टिक करेंगे ही, हयादार है कि बेहया है, तो यहां पर हया बेहया एक दूसरे के लिए क्या है, विलोमार्थक रूप से सही है। और यहां पर है अघी निरघ, यहां पर देखिएगा अघी, अघी का मतलब होता है जो अघ का स्वरूप अपने में स्थापित किए हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अघी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अघी का क्या हो गया, सॉरी यहां पर अघी का हो गया निरघ, ठीक है ना। अब देखिए अघी का मतलब ही होता है पापी, यानी कि जो पाप वृत्तियों से युक्त हो, और निरघ का मतलब कि जिसमें पाप छू ना गया हो, यानी निष्पाप प्रकृति का हो, ठीक है ना, निष्पाप, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पापी का निष्पाप एक प्रकार से, या कह लीजिए अघी निरघ, एक ही बात कही जा रही है। तो यहां पर हमारे ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही युग्म के रूप में है, और इसीलिए अपवादिक स्वरूप के प्रश्न है। और ऐसी अपवादिक स्वरूप की स्थितियों से निपटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका पूर्ण परिचय लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। यहीं पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर आगे देख सकते हैं अपवादिक स्वरूप की एक और स्थिति भी आपको देखने को मिलती है, क्या, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। अब कह रहे हैं कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से क्या है, सही युग्म है। तो भैया सही युग्म कौन सा है, यहां पर आप देख सकते हैं आकीर्ण विकीर्ण, ईप्सित अभीप्सित, आदृत निरादृत, दोष सदोष। अब चाहे दोष युक्त हो सदोष युक्त हो, दोष के सहित हो, यानी कि ये दोनों ही क्या है, पर्यायिक स्वरूप हैं, ठीक है ना, पर्यायिक स्वरूप हैं, इसलिए भाई ये तो सही युग्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। यहीं पर ईप्सित अभीप्सित कहा जा रहा है, ईप्सित का मतलब अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी आया कि इच्छा के रूप में है, या फिर अभीप्सित वही बात कर रहा है कि बहुत ज्यादा विशिष्ट चाह है उसको लेकर के, ठीक है ना। तो यहां पर यह भी क्या है, ये पर्याय रूप में है या पर्यायित स्वरूप में है, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं आकीर्ण विकीर्ण का हम लोगों ने पिछले सेशन में क्वेश्चन के रूप में भी देख चुके हैं। तो आकीर्ण विकीर्ण एक तरीके से क्या है, सही युग्म के रूप में है, और आदृत का निरादृत यह भी सही युग्म के रूप में है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ए हो चाहे सी हो, यानी ये दोनों ही क्या है, हमारे सही स्वरूप हैं। अब सही स्वरूप होने पर यह अपवाद की स्थिति तो पैदा करेगा अगर प्रश्न के रूप में आ गया है। यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा में 2016 की पुनर्परीक्षा में यह प्रश्न आया था, और जो कि गलत स्वरूप में था, दो आंसर सही थे इसमें। तो भैया देख सकते हैं आप, और देख करके बस मजबूत बने रहना है, कहीं से कमजोर नहीं साबित होना। यहां पर देखिए अपवादिक रूप को और भी हम लोग बहुत सारे प्रयास किए गए ना, तो सारे अपवादों को छांट छांट करके एक जगह कलेक्ट किया गया है। अब विलोम शब्दों के सारे अपवादों को एक जगह हम लोग कलेक्ट करके देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर यूपी एनटी यानी कि नायब तहसीलदार की परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश नायब तहसीलदार 2006 में एक परीक्षा हुई थी, अलग से हुई थी। अभी ये पीसीएस में होती है, पहले एक ही बार हुआ है, अलग से हुआ है, लगभग 600 पद थे उस समय। तो वहां पर भी क्या है, ये अपवादिक प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। अच्छा, निर्भीक का विलोम नहीं है, हाँ बार बार पहले भी चेताते रहे आपको कि नहीं है। यहां क्वेश्चन का अंत जो जिस शब्द से हो रहा है उस पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नकारात्मकता सकारात्मकता, आपके अंकों में भी नकारात्मकता सकारात्मकता उत्पन्न कर सकती है। तो यहां पर देखिए अब करें निर्भीक का विलोम नहीं है, यानी कि साहसी, कातर, साहसिक और कायर। अब देखिए निर्भीक का विलोम कातर और कायर ये तो है, निर्भीक का कायर और कातर तो है, लेकिन निर्भीक का विलोम साहसी तो नहीं है, ठीक है ना, और साहसिक भी नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कहते नहीं है कि साहसिक कृत्य, तो कहीं ना कहीं या साहसिक काम, ठीक है ना, या साहसिक भावना, तो जैसे भावना, कृत्य, इन सब संज्ञाओं के लिए विशेषण का काम करता है कौन, साहसिक, ठीक है ना। और कहते हैं निर्भीक व्यक्ति, तो व्यक्ति के लिए निर्भीक क्या है, विशेषण का काम करता है। यानी जब निर्भीक एक विशेषण के रूप में
अगर प्रयोग हो तो उसका विलोम विशेषण ही चुना जाता है। तो हम साहसिक भी चुन सकते हैं, क्योंकि निर्भीक एक ऐसा शब्द है जो विशेषण भी बन सकता है और वाक्य में प्रयोग के अनुसार विशेष से भी बन सकता है, या हम उसको संज्ञा भी कह सकते हैं। तो यहां पर निर्भीक का विलोम साहसिक हो सकता है, यह भी बात सही है। और यहां पर निर्भीक का विलोम साहसी भी हो सकता है, यानी जब निर्भीक एक विशेष्य के रूप में या संज्ञा के रूप में आएगा तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर ए वाला और बी वाला ये दोनों ही सही हैं, तो दोनों सही हैं, तो ये तो अपवाद है। ठीक है, अपवाद का निराकरण आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर देख सकते हैं अपवादी स्वरूप में और भी कई चीजें हैं। जैसे यहां पर देखिए उद्धत, अब एक शब्द क्या आ गया है, उद्धत शब्द का विलोम क्या है। तो उद्धत शब्द का विलोम क्या है, यहां पर देख सकते हैं विनय, अवनति, विनीत, अनुदार, विनम्र। ठीक है ना। अब देखिए उद्धत का विनय या अवनति या अनुदार से तो लेना देना है नहीं, इन सबके अपने अलग अलग हैं, वो हम लोगों ने पहले भी देखा, आगे हो सकता है अभी जब चलेंगे क्लास उसमें और भी देख लेंगे। पर यहां पर उद्धत का विलोम विनीत होता है, यह बात तो सही है। ठीक है ना। और उद्धत का विलोम विनम्र भी हो सकता है, यह बात भी सही है। यानी कि यहां पर डी आंसर और ई आंसर ये दोनों ही सही हैं। और देखिए ई आंसर का जो ऑप्शन होता है भैया वो छत्तीसगढ़ में होता है, वहां पर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में 2013 में ये चीजें पूछी गई हैं। ठीक है ना, विनम्र या विनीत। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हो गई। अब 2 ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है कि अपवाद उत्पन्न कर ही देगा, अपवाद हो गया। ठीक है। अब यहां पर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए यहां पर 3 कदम की बातें हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं चौथे कदम, यानी पंचक यात्रा या पंचक महायात्रा में हम चौथे कदम पे आ गए हैं। ये सब कुछ आज की डेट में सिर्फ एक परिचय दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कुल 5-6 जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उतने ही अपवाद हैं। अपवादों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे जब इसकी डीप क्लासेस आपको मिलेंगी एप्लीकेशन पर। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक परिचय के स्तर में हम चौथे क्लास की या चौथे कदम की अगर बात करें तो यहां पर क्या कह रहे हैं, एकाधिक उत्तर स्वरूप। जैसे कई बार क्या होता है कि अब जैसे अभी पिछले, ये देखिए पिछले में, अब यहां पर एक उद्धत के लिए 2-2 हमने शब्द देखा। अगर यह हम अपनी पाठ्य सामग्री में पढ़ने के स्तर पर देख रहे हैं तो ये एकाधिक उत्तर स्वरूप हो गया। जानकारी हमारे पास रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये जानकारी हमारे पास रहेगी कि एक शब्द के कितने उत्तर हो सकते हैं, तो जैसे ही अपवादिक स्थितियां कब बनेंगी, जब वही एकाधिक उत्तर को 4 ऑप्शन में ही ला करके बैठा दिया जाएगा, 2 या 2 से अधिक ऑप्शन में, तब वही अपवादिक स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और तब हमें अपने समय बचाने के लिए हमारा पूर्व ज्ञान ही काम करेगा। तो बस उस पूर्व ज्ञान को स्थापित करने के लिए ही ये हम अगले कदम की तरफ बढ़ जाते हैं, चौथे कदम की तरफ, जो कि क्या है, एकाधिक उत्तर स्वरूप। ये काम क्या करेगा, ये आपको अपवादिक स्थितियों में आपका समय बचाएगा और वही समय आपको जीएस में लेकर के जाएगा कि जीएस में आप कम से कम रीजनिंग वाले क्वेश्चन में ज्यादा समय दे करके थोड़ा आंसर निकाल सकें। चलिए ठीक है। तो यहां पर अभी देखिए चौथे कदम की बात है। ठीक है भैया, तो यहां पर एकाधिक उत्तर स्वरूप की बात कर रहे हैं। अब एकाधिक उत्तर स्वरूप में आइए देखिए क्या कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, एकाधिक उत्तर स्वरूप 1 में अब यहां पर क्या है कि शब्द और विलोम। अब देखिए यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, जैसे अंगीकार एक शब्द है। ठीक है ना, एक शब्द है अंगीकार। अब इसका विलोम अगर ऑप्शन में आए अनंगीकार, वो भी सही है। अगर विलोम में आ जाए अस्वीकार, यद्यपि कि अस्वीकार स्वीकार का भी विलोम है, लेकिन अगर इन केस 3 बहुत ही बेमेल से ऑप्शन आ जाए और उसमें एक अस्वीकार ही आ जाए, तो अनंगीकार का एक पल को हम अस्वीकार भी चुनाव कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। यहीं पर अब आप देख सकते हैं एक और शब्द है अंतिम। अंतिम का यहां पर देख सकते हैं प्रथम, ठीक है ना, विलोम होता है। अंतिम का विलोम प्रथम भी होता है। अंतिम का विलोम अन उपसर्ग लगा करके यदि बनाए तो अंतिम का विलोम अनंतिम भी हो सकता है। यहीं पर अंतिम का विलोम आरंभिक भी हो सकता है और अंतिम का विलोम अग्रिम भी हो सकता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक ही शब्द के जितने भी एकाधिक उत्तर होते हैं हम उनसे परिचय हो जाएं। इसकी एक बहुत अच्छी खासी आपको बहुत ढेर सारे कंटेंट यहां पर हम प्रोवाइड कराने का भरसक प्रयास करेंगे और बिल्कुल तैयार है चीजें। आप जल्दी से जल्दी जब भी ऐप पे जुड़ते हैं तो चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तो यहां पर ये चीजें हो गई। यहीं पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर आपको दिख जाएगा
यहां पर देखिए देख क्या लिखा गया, अविचल। अब अविचल एक शब्द है, अगर इसके विलोम की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं डावाडोल, ठीक है ना, ये भी होता है। अविचल का निचल नि उपसर्ग लगा करके बनाते हैं, निचल भी होता है, ठीक है ना। अविचल का ही एक विलोम ढुलमुल भी होता है, ठीक है ना। यहीं पर हम देख सकते हैं अधिक, अधिक का विलोम न्यून भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है और थोड़ा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, हो तो सकते हैं, लेकिन जब वाक्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं तो उस संदर्भ में, संदर्भिक अर्थों में ये कब अधिक का विलोम न्यून होगा, कब अधिक का विलोम अल्प होगा, उस समय निर्णय होता है। कब अधिक का विलोम थोड़ा होगा, उस प्रसंग में, उस संदर्भ में जब ये वाक्यों में कहीं स्थापित हो जाते हैं तो वाक्यों की मर्यादा को स्थापित करने के लिए वहां पर अल्प के लिए न्यून शब्द प्रयोग नहीं कर सकते या फिर न्यून के लिए थोड़ा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये वाक्य और कंटेंट की मर्यादा के अनुसार वाक्यों में देखा जाता है कि क्या सही होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम निरपेक्ष रूप से बात करें तो ये तीनों ही होते हैं। सापेक्ष रूप से बात करेंगे, कंटेंट के रूप से बात करेंगे तो अलग हो जाएंगे, लेकिन निरपेक्ष रूप से तीनों ही हो सकते हैं। ये जानकारी कम से कम आरओ के प्रीलिम्स के लेवल पर हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहीं पर देखिए अधीन एक शब्द है, अधीन का विलोम स्वतंत्र भी होता है, अनधीन भी होता है और स्वाधीन भी होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही हो सकते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। यह आपको एकाधिक उत्तर स्वरूप में देखने को मिला। यहीं पर हम देख सकते हैं एकाधिक उत्तर स्वरूप संख्या 2 में क्या दिख रहा है कि अल्प, अल्प के लिए हम बहु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रचुर शब्द भी विलोम के रूप में आ सकता है और विलोम के रूप में महाशब्द भी आ सकता है। यहीं पर आकर्षण के लिए विलोम शब्दों की बात करें तो अनाकर्षण भी विलोम शब्द हो सकता है, अपकर्षण भी विलोम शब्द हो सकता है और विकर्षण भी विलोम शब्द हो सकता है। स्थिति दशा काल के सापेक्ष चीजें बदलती हैं। स्थिति दशा काल ही यह निर्धारित करती हैं कि आकर्षण के लिए विकर्षण ही कब सही होगा, अनाकर्षण नहीं सही होगा। ये दूसरी बात हो गई। ये कहीं ना कहीं जब आप हिंदी साहित्य में जाएंगे या निबंध लेखन की शैली में भी बहुत सारी चर्चा आप लोगों से होनी है। जब उसकी क्लासेस चलेंगी उस समय हम लोग इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे कि क्या निबंध की क्या मानकता और कैसे लिखे जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा अंकों को अपनी झोली में डाला जा सके। तो ठीक है, तो ये सब बातें होंगी बहुत विस्तार से। फिलहाल ये तीनों ही विलोम के रूप में होते हैं, तो यहां पर अभी प्रीलिम्स में पूरी फाइट करिए। एक बात, दूसरी चीज और भी याद रखिएगा कि इसी में एक सेक्शन अभी मैं उसमें कंटेंट क्रिएटिंग कर रहा हूं और जितने आपके मेंस में, यानी कि यहां पर 6 टॉपिक हैं प्रीलिम्स में सामान्य हिंदी को लेकर के, 5 टॉपिक हूबहू वही मेंस में भी मिलते हैं, केवल एक पर्यायवाची को हटा देने के बाद। तो जितने मेंस में जितने भी 5 टॉपिक हैं, यानी वहां पर 6-6 शब्द पूछे जाएंगे एक एक टॉपिक से और हर एक प्रश्न का 2-2 अंक होगा। तो यानी कि 12 पंचे 60, ठीक है ना। तो यानी कि ये 60 मतलब नंबर वहां आप मेंस में क्वालिफाई के लिए पाएंगे और यहां पर 60 नंबर प्रीलिम्स में पाएंगे। यानी ये दोनों ही 120 अंक आपकी झोली में होगा। यही इसी बैच में इसकी गारंटी है। इसके बाद फिर जो बचेगा पर्यायवाची और फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग और निबंध वगैरह को लेकर के उसके लिए स्पेशल बैच अलग से चलाएंगे। लेकिन यहां का 60 वहां का 60 एक ही साथ इकट्ठा कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर हम देख सकते हैं आदृत। अब यहां पर देखिएगा आदृत एक शब्द आया हुआ है। अब आदृत के लिए अनादृत भी विलोम हो सकता है, निरादृत भी विलोम हो सकता है और तिरस्कृत भी विलोम हो सकता है। तो यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना, एकाधिक उत्तर स्वरूप है। यहीं पर उदार के लिए विलोम के रूप में कृपण को भी चुन सकते हैं, उदार के लिए विलोम के रूप में अनुदार को भी चुन सकते हैं और उदार के लिए कंजूस शब्द को भी चुना जा सकता है। तो ये स्थिति काल दिशा संदर्भ सापेक्ष, ठीक है ना, इन सब चीजों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, पर फिलहाल होते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर चूंकि मैंने कहा पंचक यात्रा है, 5 कदम चल करके ही हम अपनी संपूर्ण यात्रा को पूरा करेंगे। तो यहां पर देखिए पंचक यात्रा में जब हम पहुंचेंगे तो भैया देख सकते हैं कि शीघ्र विस्मरण या भ्रमोत्पादक स्वरूप, कई सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो कि पढ़ते हैं भूल जाता है, शीघ्र विस्मरण हो जाता है या भ्रमोत्पादक होता है, इसे भ्रम पैदा करता है कि यार पढ़े थे फिर ये पता नहीं ये वाला है कि वो वाला है।
तो ऐसी स्थितियां रहती हैं। तो इन स्थितियों में भी आपको नहीं रहने देंगे, इस बात का विश्वास है हमें, मुझे है। आप जुड़े रहेंगे, आपको भी ये आत्मविश्वास भी हो जाएगा। अब देखिए 5वें कदम की खासियत क्या होगी, यहां पर देखिए जैसे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए प्रश्नों के रूप में अगर हम देखें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हमारे अंदर विस्मरण की स्थिति आ जाती है या क्यों भ्रमोत्पादकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आया यहां पर उपत्यका। यद्यपि जो हमारे पहले के बैचेस में जुड़े रहे मित्र हमारे हैं, उनको तो बहुत भली बात ये चीज होगा, अरे इसको तो 25 बार पढ़े हैं, अभी क्या ही भूलेगा ये, ठीक है ना। ठीक है, उपत्यका का आदित्यका ये होता ही है। आप जानते हैं उपत्यका का मतलब कि पर्वत के नीचे या की भूमि जो होती है उसे उपत्यका कहते हैं, ठीक है ना, तराई वाले भाग को। और यहीं पर पर्वत के ऊपर की जो भूमि होती है, समतल भूमि, उसे आदित्यका कहते हैं। अर्थ अगर पता है तो गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन कई बार शब्दों को बहुत एक ही जैसा राइमिंग करते हुए दे देते हैं कि आदित्यका होगा, उचत्यका होगा, अपत्यका होगा, ठीक है ना, अनुत्यका होगा। तो कई बार जैसे हम अगर 1 या 2 बार पढ़े हैं या थोड़ा कम पढ़े हैं तो होता क्या है कि वहां पर जैसे राइमिंग करते हुए वर्ड होते हैं तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, यार वो आदित्यका था कि अपत्यका था। ये थोड़ा सा मतलब अब पता नहीं समझ में आ रहा हो, गलती से अगर कहीं अपत्यका में लगा के आ गए, बाहर आके माथा ठोक लेंगे, यार क्या कर गए, पढ़ के गए थे 2-4 बार, फिर भी वो अपत्यका आदित्यका एक जैसा लग रहा था, उसी एक जैसा में तो गड़बड़ कर दिया काम हमारा। तो ये होता है। तो इसलिए ऐसे तमाम शब्दों को चुन करके एक बार फिर से आपके साथ पूरा संघर्ष करेंगे पसीना बहाने तक का। पसीना बहाने वाला दिन वैसे भी आ रहा, नहीं भी कुछ करेंगे तो भी पसीना बहेगा, अच्छा है कुछ करके पसीना बहाया जाए, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं आप आदित्य का, अब ये भ्रमात्मक स्थितियां उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इस पर एक हम दृष्टि डालेंगे आज, चूंकि सब कुछ परिचय पर ही आधारित है। यहीं पर अब आप अगला देख सकते हैं, यहां पर शीघ्र विस्मरण या भ्रमोत्पादक स्वरूप में एक प्रश्न और दिख जाएगा, क्या गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। तो यहां पर आप देख सकते हैं गगनचुंबी अब शब्द है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कई बार हम अर्थ लगाने लगते हैं और अर्थ लगाने में भी कई बार गलत शब्द चुन लेते हैं, ठीक है ना। अब गगनचुंबी है, भूतल तो मान लिया नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक पल को भूतल को नहीं स्वीकार करेंगे। भूमिसात, ठीक है ना, भूमिसात को भी हो सकता है एक पल को ना स्वीकार करें, थोड़ा बहुत तो ज्ञान तो रहता ही है पहले से, ऐसा तो नहीं है पढ़ के नहीं गए हैं। तो भूमिसात का मतलब है कि जो भूमि में समाहित हो गया, एकदम गुत्थम गुत्था हो गया है, एकदम भूमि जैसा ही दिख रहा है, उसे भूमिसात कहते हैं। भूतल मतलब भूतल होता है। अब यहां गगनचुंबी में दिक्कत कहां होती है, कभी कभी हम धाराशायी को, हाँ धाराशायी है, अच्छा ऐसे ऑप्शंस को जानबूझ करके ऊपर ही स्थितियों में रखा जाता है कमीशन के द्वारा कि यहां ए से पढ़ेंगे भूतल, बी बस बस धाराशायी, यही वाला सही है, ठीक है ना। अब धराशायी का मतलब है कि अब वो गगनचुंबी और धराशायी जैसे एक राइमिंग और कहीं कहीं भावों में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो लगेगा, हाँ धराशायी सही है, ठीक है ना। लेकिन जबकि ये धराशायी गलत होता है, तुरंत आपका यहीं पर भ्रम की स्थिति में होने के कारण या पढ़े हुए हैं तो शीघ्र विस्मरण की स्थिति में होने के कारण ये अगर आप लगा के आए तो आपका अंक गया, गलत हो गया। तो यहां पर सही उत्तर क्या होता है, तल स्पर्शी, ठीक है ना। यानी कि गगनचुंबी एक कोई ऊपर छत है, अगर उसको चूमने की बात कर रहा है तो एक कोई तल नीचे अवश्य होगा, उसके विपरीत भाव में, तो हम तल को स्पर्श करेगा, गगन को अगर चूम रहा है तो तल को स्पर्श करेगा। इस चीज को देखेंगे, इस भाव को पक्के रूप से सुनिश्चित करेंगे, तब हमारा सही उत्तर क्या बनेगा, तल स्पर्शी। तो धराशायी और तल स्पर्शी में अगर कंफ्यूजन है तो हम लोग इस पर भी काम कर ही लेंगे, तो काहे के लिए कंफ्यूजन होगा, इसके अर्थ और तमाम संदर्भों को भी देख ही लेंगे, तो चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहीं पर देखिए अगला क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न है शीघ्र विस्मरण, हाँ मतलब वही उसी कड़ी में। अब देखिए तीसरा प्रश्न किस रूप में काम कर रहा है, तीसरा कह रहा है कि अपराधी, अपराधी का विलोम है। यहां कह रहे हैं अपराधी का विलोम है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन क्या कह रहा है, निरपराध। तो जैसे ही देखा अपराधी निरपराध, ठीक है ना, यहां पर तो टिक लग गया, तो बड़ी अच्छी बात है। यहीं पर देख लिया निरपराधी, ठीक है ना, यहीं पर निरपराधी, चूंकि आदत होती है चारों ऑप्शन पढ़े, बहुत ज्यादा सजेंगे तो भी चारों ऑप्शन पढ़ते ही हैं। तो निरपराध निरपराधी, ठीक है ना। अब यहां पर अपराधी बड़ी की मात्रा लगी है, अब इससे राइमिंग बैठाने लगे, जब राइमिंग बैठाने लगे तो यहां पर लिख दिया निरपराधी, अपराधी निरपराधी, ठीक है ना, निरपराधी जैसे ही कह दिया। अब यहां पर ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सही क्या होता है, निरपराध होता है, ठीक है ना। शब्दों की अभिव्यंजना और शब्दों की व्युत्पत्ति के बहुत सारे नियम होते हैं,
सिद्धांत कौमुदी वगैरह, जब आप संस्कृत के धरातल पर जाएंगे, संस्कृत की गोद में जाएंगे, तो वहां पर आपको बहुत सघन रूप से देखने को चीजें मिलेंगी। फिलहाल ना तो उतने का समय है और ना ही वह ऐसा कोई उद्देश्य है कि उन सब चीजों की चर्चा की जाए कि शब्दों की व्युत्पत्ति होती कैसे है। लेकिन फिलहाल यहां पर इंडिकेशन यही है कि आप इतना अच्छे से भली भांति समझ लें कि यहां पर निरपराधी अगर लगा दिया तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आप राइमिंग को बैठा रहे हैं। अब यही राइमिंग वर्ड होने की वजह से आप में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। बाकी यहां पर सज्जन और दुराचार तो आप बिल्कुल नहीं मार के आएंगे, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इस पर भी हम लोग एक बार फिर से दृष्टि डालेंगे एक पूरा अलग खंड के रूप में, ठीक है ना। तो ये हो गया निरपराध। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि स्निग्ध, ठीक है ना, स्निग्ध का विलोम है। अब स्निग्ध का विलोम क्या है, यहां पर देख सकते हैं दुर्गंध, अस्निग्ध, निग्ध, संदिग्ध। तो स्निग्ध, अब राइमिंग अगर बैठाने के चक्कर में पड़ेंगे तो संदिग्ध भी कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो निग्ध को सही मान लें। स्निग्ध है, निग्ध उसका विलोम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो। अस्निग्ध यानी कि आ उपसर्गिक रूप से या विलोम शब्द बनता है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब होता है कि स्नानित या नहाया हुआ या बिल्कुल से उसी में आलोड़ित, ठीक है ना, डूबा हुआ नहीं कहेंगे, मतलब बिल्कुल से चारों तरफ से वो बिल्कुल उसी में है ना सना हुआ है। तो स्निग्ध, स्निग्ध का विलोम क्या हो जाता है, अस्निग्ध, ठीक है ना। आ उपसर्गिक रूप से इसका विलोम बनाया जाता है। बाकी चीजें स्थितियां स्पष्ट नहीं है, अब वो आप देख ही चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। स्निग्ध का निग्ध नाम मार दें, इसीलिए इसका एक स्पेशल खंड लगा करके हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि स्निग्ध का विलोम क्या होता है, अस्निग्ध। अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि संयोग शब्द का विलोम है। तो भैया देख लीजिए यहां पर संयोग शब्द का विलोम है। अब क्या है, अब देखिए यहां पर सब राइमिंग वर्ड जैसे मिल रहे हैं, दुर्योग, वियोग, कुयोग, सहयोग, ठीक है ना। अब देखिए कुयोग का होता है सुयोग, ठीक है ना। कु उपसर्ग पूर्वक के विलोम में सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, एक नियम है, तो ठीक है ना। अब कुयोग का सुयोग हो गया, ठीक है ना। दुर्योग, दुर्योग का योग होता है, ठीक है ना। चलिए, और यहीं पर सहयोग, सहयोग का होता है असहयोग, ठीक है ना। अब देखिए तो यहां पर क्या हो गया, संयोग का विलोम क्या बन गया, वियोग, ठीक है ना। अब देखिए अंतर अगर आपको सबके या तो फिर उनके भी विलोम पता हो तो आप सटीक रूप से जा सकते हैं सही उत्तर तक, ठीक है ना, एक तरीका। या फिर चीजें बहुत ही स्पष्ट हो कि संयोग का वियोग ही होता है। गलती से भी संयोग का दुर्योग, अच्छा मारेंगे, भ्रम कहां उत्पन्न होगा, संयोग का दुर्योग लगा देंगे। या अगर सुयोग कुयोग की बातें नहीं स्पष्ट है तो हो सकता है संयोग का कुयोग भी लगा दें, ये संयोग से हो गया या कुयोग से हो गया, मतलब ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कई ऑप्शन क्या होते हैं कि कुछ ऐसी प्रकृति में होते हैं कि जो आप में भ्रम पैदा करते हैं, उस भ्रम की स्थिति से उबार करके हम किन नियमों की चर्चा कर लें, किन भावों की चर्चा कर लें, क्या कुछ ऐसा बता दें कि आप पक्का रहें कि ये तो नहीं हो सकता है। अब वो चाहे उसके प्रतिलोमार्थी शब्दों को प्रयोग में ले आए या और जो खंड होंगे उनके जो नियम होंगे उन पर चर्चा करें। तो ये तमाम चीजें करते कराते हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस खंड को जो कि शीघ्र विस्मरण या भ्रमोत्पादक स्थितियों को उत्पन्न करने का जो स्वरूप होगा इस पर भी चर्चा करेंगे, सघन रूप से करेंगे, ठीक है ना। आपको मजबूत बनाने का कोई भी प्रयास हम छोड़ेंगे नहीं। और यहां पर आप देख सकते हैं आरओ 2023 पुनर्परीक्षा जो हो रही है, आपकी डेट अभी स्पष्ट नहीं है, यद्यपि फिर भी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास तकरीबन मार्च तक का समय तो है ही है और 31 मार्च तक हम आपके साथ जुड़े ही रहेंगे। और 31 मार्च तक ही नहीं जुड़े रहेंगे, जब तक आप आखिरी परचम नहीं फहरा लेते हैं तब तक हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस पुनर्परीक्षा में सामान्य हिंदी नव्य धारा श्रृंखला जो है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से सारे टॉपिकों को एक दूसरे में माला की तरह सजोते चलेंगे। माला इतनी सुंदर बनाएंगे कि वही आपके लिए माला बनेगा, जीत की माला बनेगा। तो ये निरंतर जारी रहेगा, ठीक है ना, ये निरंतर जारी रहेगा। और एप्लीकेशन पर आप नवधारा बैच से जुड़े इस भरोसे और विश्वास के साथ कि कहीं ना कहीं अब सामान्य हिंदी एक निर्णायक स्थितियों में आने वाली है। जीएस के जो पैटर्न है या तो सब एक ही स्थिति में रहने वाले हैं, बड़े मेहनती होंगे, अगर नवीन स्वरूप लेके आता है
तो उसमें बहुत हाथ पांव किसी का नहीं चलता, ठीक है ना। तो अब पूर्व ज्ञान ही काम करेगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक ऐसा बेंचमार्क होगा जहां जाके सब अधिकतर लोग बंध जाएंगे, जो भी बहुत अच्छे टॉपर्स कैटेगरी के हैं, ठीक है। फिर निर्णय कहां पे होगा? सामान्य हिंदी में होगा, क्योंकि सामान्य हिंदी में एक तो सामान्य हिंदी लोग पढ़ते हैं, एक साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं, एक वैदिक अनुसार से हिंदी पढ़ते हैं। तो जो कई रूपों में पढ़ने वाली हिंदी है वही थोड़ा ऊंचा छलांग लगा लेंगे या थोड़ा कमतर हो जाएंगे, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि कुछ न कुछ एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं इतिहास की बात करूं, इतिहास में क्या होगा, जो एकेडमिक्स से जुड़े हैं, अब ये प्राचीन इतिहास भी पढ़े होंगे, मध्य भी पढ़े होंगे, आधुनिक भारत भी पढ़े होंगे और यूरोप का इतिहास भी पढ़े होंगे, है ना, विदेशी, तो ये सारी चीजें पढ़े होंगे। अब कहीं ना कहीं अगर उनसे विश्व इतिहास की बात पूछे या भारतीय इतिहास की बात पूछे, वो दोनों का उत्तर देने में एक हद तक सामान्य इतिहास पढ़ने वालों से ज्यादा सक्षम होंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सामान्य हिंदी बहुत सारे लोगों का विषय नहीं रहता है, तो इसीलिए हमारा यह प्रयास है कि जहां कहीं से भी साहित्यिकता के पुट में अगर कोई चीज छिपी है और परीक्षा में प्रश्न का रूप ले सकती है, उसे भी खींच करके आपके पास लेके आए। तो ये बहुत सारे शोध प्रणाली, धीरे धीरे हम लोग जब क्लास में होंगे तो बहुत सारी चर्चा होगी, ठीक है ना। तो भैया इन्हीं सब बातों के साथ मैं शशिधर दुबे अभी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप हमारे इस मंच पर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ते ही जाइए, ठीक है ना। जितनी संख्या आपकी रहेगी कहीं ना कहीं हमारे उत्साह में कई गुना कोटिवर्धन होगा, और उसी कोटिवर्धन से हम कहीं ना कहीं अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आपके उत्साह और सहयोग की जरूरत है, और बस निरंतरता बनाए रखिए, निरंतर जारी रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए और सफलता का परचम 100% फहरा के रखिए। धन्यवाद।